नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पे क्या चर्चा करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो भी टॉपिक होते हैं वो दो तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक, जो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी वगैरह कर रहे हैं जिससे कि उनके जो एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसमें कवर हो जाए, और जो एक सामाजिक तौर पे हर व्यक्ति के को किसी भी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हमने आजकल देखा है एक बहुत बड़ा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जब से हमारे पास क्या है कि हम जब से हमारे सबकी पहुंच मोबाइल वगैरह तक हुई है, मोबाइल आने के बाद कम्युनिकेशन के माध्यम जिस हिसाब से बढ़े हैं, उसके बाद फिर क्या है कि नॉलेज के लिए आजकल हमारे पास बहुत सारे टूल वगैरह हैं, गूगल वगैरह है और भी बहुत सारे टूल वगैरह हैं जिससे कि हम जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, आजकल हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हम अपनी जो बात है उसको एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो, अभी तक आज से यदि हम 30 साल या 40 साल पुरानी ही कुछ इस तरीके से बात कर लें या 20 या 25 साल पुरानी बात कर लें तो हर किसी की पहुंच मोबाइल तक नहीं थी, क्योंकि इनकी जो कीमतें थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि हर कोई इनको खरीद नहीं पाता था। और आज इनकी कीमतें भी कम हुई हैं और इनकी ज़रूरतें भी, मतलब ये एक प्रकार से ज़रूरतें भी आज बन चुकी हैं। तो इसमें क्या है कि आजकल क्या है, हर कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यमों से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है। तो जितने लोग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचार होते हैं, अपने अपने राय परामर्श होते हैं अलग अलग मुद्दों को लेके, आपने देखा होगा। लेकिन क्या होता है कि हम यदि किसी की राय या किसी का किसी मुद्दे पर कोई भी चीज सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये इस मुद्दे पे सही बात कर रहा हो, मतलब हमको लगता है कि ये बात सही कर रहा है। जब उसी मुद्दे पर कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है तो हमें लगता है कि ये सही कर रहा हो। तो आजकल की जो नॉलेज है, मैं कहीं ना कहीं वो यूट्यूब वगैरह जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इनमें अटक गई है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। हम उन चीजों को, तथ्य उनका जानते नहीं है, और लोग जो अपने अपने विचारों को रखते हैं उन विचारों को हम सुनते हैं, उसके बाद से हम भी अपने एक नया विचार वहां पर क्रिएट कर देते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप जानकारी सबकी, आप बुक्स वगैरह से जानकारी लो, आप सोशल मीडिया से जानकारी लो, आपको जिस माध्यम से भी जानकारी मिल रही है उन जानकारियों को लो। उन जानकारियों को करने के बाद आप इस मुकाम पे पहुंच जाओ या इस चीज पे पहुंच जाओ कि आपको उसमें ये पता चल जाए कि इसमें सही क्या है, इसमें तर्क क्या है और समाज के लिए क्या चीज सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने भी कोई अपनी चीजें करी और उसको बोल दिया, उसके बाद पता चले कि तर्क कुछ और है। जैसे मैंने इससे पहले यूसीसी का एक वीडियो बनाया। अब यूसीसी को लेके क्या है, हमारे देश में क्या है, लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है। उसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी होना एक अलग बात है, किसी मुद्दे पर तर्क के साथ बात करना, न्याय संगत बात करना, ये एक थोड़ा सा अलग मुद्दा है। अब क्या है, यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें भी आपस में कई मतभेद हैं, विचारों में मतभेद हैं। तो उन्होंने क्या एक चीज फैलाई कि इससे इनका इनके अधिकार छिन जाएंगे, या इनके साथ, इस धर्म के साथ ये गलत हो जाएगा, उस धर्म के साथ ये गलत हो जाएगा। लोगों ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा यार अच्छा, ये नेताजी तो ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं फॉलो, कैसे करते हैं, वो सबकी अपनी अपनी इच्छा हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि हम इसको फॉलो करते हैं और ये ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में ये है। तो हम मान लेते हैं कि नहीं, जो इस व्यक्ति नेता ने कहा या जो इस पार्टी ने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बात सत्य नहीं है, क्योंकि उसने अपने वोट बैंक की या अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए उन चीजों का सहारा ले। लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तथ्य जानने की कोशिश करते हैं, तब आप एक
मुकम्मल उस पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई जो बात बताई जा रही है, जो लोगों द्वारा इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं या भ्रम कोई ऐसा फैलाया जा रहा है, उसका तो असली चीजें तो ये हैं। यूसीसी वगैरह में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। चले इस तरीके से भाषणबाजी करने से बचते हैं और अब अपने जो भी हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे लौटते हैं। थोड़ा सा ये बात करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हर कोई चीजें बैकग्राउंड होना, हर किसी चीज का पता होना चाहिए। यदि हम बिना बैकग्राउंड के या बिना कुछ हिस्टोरिकल चीजों के जाने हुए अपनी बात को आगे रखते हैं तो उससे समझने में थोड़ा सा ये रखता है कि क्या हो रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि तर्क के साथ, नॉलेज के साथ और चीजों को समझते हुए सब तक बात पहुंचे। जो मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये टॉपिक बेसिकली उत्तराखंड के लोअर पीसीएस में जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है उसमें इस पे निबंध लिखने को भी, यानी कि एक एस्से लिखने को भी इस टॉपिक पर आया हुआ था कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की क्या भूमिका है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा तो हम इसमें यदि हम एक बेसिकली चीजें देखें तो आपने देखा होगा जो समाज की प्रकृति है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी समय से आप देख रहे होंगे वो बड़ी है, वो बढ़ रही है। यानी कि अब आपने देखा होगा जो भी हमारे जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है एक टाइम पर क्या था, देखो कोई भी चीज होता है इसमें थोड़ा सा एक मुद्दा रिजर्वेशन से रिलेटेड होता है। देखो आरक्षण वाला मुद्दे पे भी बात कभी करेंगे, उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है और समय के साथ ये कैसे परिवर्तन होता है इस चीजों में, ये आप यहां पर इन चीजों से भी देख सकते हो कि एक समय ऐसा था, आपने देखा होगा कि महिलाएं केवल घरों तक के ही काम में सीमित रहती थी। उनको पढ़ाया भी इसलिए जाता था कि एक हल्की पढ़ाई करके उनकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद उनको जो भी काम करना है वो घर में करना है, ये एक मान लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, तो उनकी सोच जब किसी को बार बार यही चीज के लिए किया जाएगा तो वो भी अपने जो उनकी मेंटेलिटी है वो वहीं तक रह जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि कुछ समय से ऐसा है कि यार हम लोकतंत्र में तो हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। अब जब लोकतंत्र में जनता के द्वारा है तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि मतलब जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, यदि हम आर्टिकल 14 की बात करें, यदि हम आर्टिकल 14 की बात करें तो वो क्या कहता है, वो समानता की बात करता है। यहां पर ये चीज समझना है, ये एक फंडामेंटल राइट है। 14 समानता की बात कर रहा है। तो यदि आपने कहा कि ऐसी अवधारणाएं समाज में फैल जाए कि ये काम केवल आदमी कर सकता है, ये काम केवल महिला कर सकती है, तो फिर भाई समानता, ये इक्वलिटी जो आपकी समानता वाला है आर्टिकल 14, इसका खंडन हो जाता है। 15 कहता है, आर्टिकल 15 समझने की कोशिश करना कि जो आपका लिंग आधारित जो भेदभाव है वो निषेध है। यानी कि जो आपका जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग, मतलब ये नहीं कह सकते हो कि ये महिला है ये पुरुष है, इसमें आप भेदभाव निषेध यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहे हैं, यानी कि संविधान में इन चीजों का प्रावधान है। एक आर्टिकल है आपका 16, इन चीजों को समझने की कोशिश करना, ये संविधान से रिलेटेड टॉपिक भी हैं। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये चीजें आपको उसमें करनी पड़ेंगी कि मैं यदि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात कर रहा हूं तो फिर पहले मैं बैकग्राउंड इन चीजों का ले रहा हूं कि मैं किस बैकग्राउंड के हिसाब से इस टॉपिक पे बात करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 14 कह रहा है समानता के बारे में, आर्टिकल 15 कह रहा है जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग भेदभाव निषेध है, यानी कि ये भी एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 16 कह रहा है कि समान अवसर मिलने चाहिए। क्या कह रहा है, समान अवसर। इसमें भी आप अब समान अवसर में कहीं नहीं लिखा गया है कि पुरुषों को ही समान अवसर मिलेंगे, यानी कि महिलाओं को भी मिलने चाहिए। उसके बाद एक हमारा 325 326 आर्टिकल है। ये आर्टिकल आपको याद रखने, 325 और 326 जो आर्टिकल है वो कहता है मतदान का अधिकार, यानी कि ये मतदान का अधिकार है। यानी कि इसमें भी कहीं ये बात नहीं कही गई है कि केवल पुरुष ही मतदान कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वहां से चीजें आई कि भैया अब बात यहां पर राजनीति में महिलाओं की भूमिका की हो रही है। ये तो एक जर्नल चीजें हैं कि ये समानता कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें कही गई। तो हमने क्या करा, जैसे आपने देखा होगा आज से 40-50 साल पहले मतलब
एक निर्णय लेने की क्षमता, घर में भी ये मान लिया जाता था कि महिला कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है, महिला इस चीज के बारे में समझती नहीं है। तो एक मतलब जैसे एक पुरुष प्रधान चीजें चलती हुई आई है, ऐसी राजनीति वगैरह में भी क्या हो रहा था कि जो भी शीर्ष बड़े बड़े पदों पर आप देखते थे पहले से ही, वो सब क्या हुआ कि वो पुरुष ही रहे। जैसे आपने, यदि आप उस टाइम की, यदि आप 1947-48 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आप उस समय की चीजें देखोगे और आज की चीजें देखोगे तो आप बहुत उसमें अंतर देखोगे। जैसे कि आपने देखा होगा उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, जो भी उनकी मंत्रिमंडल था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि उसमें कोई, फिर जाके एक समय आके आपने देखा होगा कि फिर इंदिरा गांधी जी फिर जाके पहली महिला के रूप में वो प्रधानमंत्री के रूप में आई, फिर वहां से कुछ चीजें वहां से चेंज हुई, फिर भी मतलब वो एक लौती प्रधानमंत्री, बाकी कोई मंत्रिमंडल में ऐसा कोई नहीं, फिर भी वो चीजें चलती रही। लेकिन आज आप देखोगे, आज 2025 में देखोगे तो आप देखोगे कि बड़े बड़े पदों पे, यानी कि एक प्रकार से किसी देश की कमान प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी के पास थी, वो एक अलग थोड़ा सा मतलब उस टाइम के हिसाब से वो एक अलग हो गया। उसके बाद से कभी इस तरीके की चीजें नहीं हुई। फिर आपने देखा होगा, फिर राज्यों की बात करें, राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने महिलाओं के रूप में आई, सांसदों के रूप में आई, उधर देश में कैबिनेट मंत्री के रूप में आए, उधर राष्ट्रपति के रूप में आई, मतलब बहुत सारी चीजें आप आज के डेट में देख रहे होगे। तो महिलाओं का राजनीति में काफी भूमिका अब जाके हुई है ये। लेकिन ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें ये तो है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो महिलाएं, अब ऐसा नहीं है कि आज से पहले जब ये आपने देखा होगा, आज आपके जो भी देश है उसमें लोग मतलब राजनीति में भी हमने देखा होगा अलग अलग प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं। जैसे किसी राज्य में 33% जो ये विधायक सांसद वगैरह की जो सीटें होती है उसमें 33%, कहीं कहीं 50%, इस तरीके का रिजर्वेशन है, यानी कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण के रूप में आप मतलब देंगे। मतलब यदि आपको कोई कोई देश की सरकार है तो उसमें इतने सांसद आपके महिलाएं होंगी, उसमें वो उतनी सांसद महिला होनी चाहिए, यानी कि उतनी सीट महिलाओं के लिए। आपने देखा होगा ये आप पूरे उसमें, यदि आप त्रिस्तरीय पंचायत से लेके राज्य विधानसभाओं से, यानी कि सांसद वगैरह से देखेंगे तो आपने देखा होगा फिक्स कर दी जाती है कि यदि आपकी कहीं पर 70 कॉन्स्टिट्यूंसी सीट हैं तो उसमें से इतने परसेंट, 33% या 50%, यानी कि 15 लोग, 20 लोग ये महिलाओं की सीटें होंगी, उस पर केवल महिला उठेंगे, पुरुष उसमें नहीं उठेंगे। तो यानी कि अब जो भी उठेगी वो महिला उठेगी, यानी कि जो भी जीतेगी वो महिला जीतेगी। यदि ये सिस्टम अब कर देंगे तो वहां से क्या हुआ, चेंजेस आने शुरू हुए। लेकिन ऐसा नहीं था, जब हम इसको स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय क्या था कि बहुत कम लोग आगे आते थे, क्योंकि मतलब चीजें ही इस तरीके की चलती थी कि मतलब कर ही नहीं सकते। लेकिन उस समय की बात भी करें तो स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा महिलाओं का योगदान, आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके बाद बेगम हजरत महल थी, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आपकी सरोजिनी नायडू, यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया थी, सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद कस्तूरबा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी की ये भी चीजें थी। अरुणा आसाफ अली थी, ठीक है। तो इनके कार्य क्या थे, कोई आंदोलन से जुड़ा हुआ था, कोई सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, कोई जागरूकता से जुड़ा हुआ था, कोई जनसंपर्क से जुड़ा हुआ था, यानी कि इन्होंने भी अपना योगदान दिया। लेकिन ये सेल्फ मतलब खुद से इन चीजों को आगे आए और इन्होंने किया। लेकिन एक खुद से आगे आना और एक बढ़ावा देना, दोनों में अंतर है। देखो बढ़ावा देने की जरूरत कब पड़ती है, जब देखो कुछ लोग तो सेल्फ से आते हैं, वो पहले भी आते थे, आज भी आएंगे। लेकिन यदि आप एक परसेंटेज की बात करोगे तो इस तरीके के व्यक्ति 2 या 3 या 1% हो सकता है, 100 में से एक कोई होगा। लेकिन 100 में से एक है, लेकिन यदि 100 में से 15 आएंगी तो उससे क्या होगा, भूमिका और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें थी, ये स्वतंत्रता संग्राम का बैकग्राउंड था। तो यहां से भी लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी कि रानी लक्ष्मीबाई जब थी तो कुछों ने इनको देख के चीजें करी, मतलब इनको देख के उस टाइम पर नहीं करी, कुछ समय बाद करी। तो धीरे 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 फिर इसमें क्या हुआ, हमारे जो
मतलब एक प्रकार से कुछ नियम कानून बनाए गए, तो उसमें कहा गया कि अब अनिवार्यता के रूप में कुछ इस तरीके से किया जाए कि इतनी इतनी सीटें इतनों के लिए, ये महिलाओं के लिए ये चीजें कर दी जाए, जिससे कि महिला बार बार उस चीज पर आएंगी तो उसकी तैयारियां शुरू करेंगी और फिर जाके आगे फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो आप आज स्थिति देखते हो। अभी हम बात करेंगे कि किस शीर्ष पदों पर आज करंट की स्थिति में क्या क्या स्थिति आज है। ये स्वतंत्रता संग्राम में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि उस टाइम पे भी ये भूमिका इनकी रही। उसके बाद से जो हम बात कर रहे हैं कि फिर एक 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि पंचायत वगैरह से रिलेटेड था। क्योंकि फिर क्या हुआ, चलो आपने विधानसभाओं में कर दिया, आपने जो भी हमारे देश में संसद उसमें कर दिया, लेकिन अब फिर भी कुछ बातें थी गांव तक नहीं थी, यानी कि नगर पंचायतें, जिला पंचायतें, ग्राम पंचायतें, इनमें नहीं था। तो 73वां संविधान संशोधन वगैरह जब हुआ तो उसमें भी 33%, यानी कि 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन था, आपने देखा होगा संशोधन, इसमें मतलब नगर पंचायत वगैरह को संवैधानिक दर्जा वगैरह देके और इसमें और एक ये कहीं 33% से लेके 50% तक आरक्षण की भी व्यवस्था इसमें महिलाओं के लिए कर दी। यानी कि तो इस तरीके की चीजों के लिए महिलाओं का, यानी कि ये संशोधन टाइप के किए और इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण। आपने देखा होगा आपके ग्राम पंचायत वगैरह में आप कभी बार सुनते होंगे इस बार हमारे वहां महिला सीट आई है, किसी में जिला पंचायत में महिला सीट है, ये है, तो वो उन चीजों के लिए फिक्स कर दी। अब जो भी आएगा उस गांव से महिला आएगी, वो महिला प्रधान, ग्राम प्रधान बनेगी। ग्राम प्रधान बनेगी तो उसको भी अपनी बातें रखने का, अपने इधर उधर चीजों को देखने का, सब चीजों का मौका मिलेगा। आज ग्राम प्रधान बनेगी, कल जिला पंचायत, फिर इस तरीके से आगे भी वो अपना कैरियर पाथ चुन सकती है। तो अब वो केवल यही नहीं है कि मतलब अपने घरों तक के काम के लिए, अब वो भी बढ़ चढ़ के राजनीति वगैरह में हिस्सा ले रही हैं। तो यदि हम बात करें कि यदि हम देखें कि महिलाओं ने अभी तक जो हमारे जो भी सरकारें हैं उसमें क्या क्या भूमिका निभाई है। यदि हम स्वतंत्र भारत में महिलाओं की बात करें तो इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम थी। ये सभी लोग जानते हैं कि जो इंदिरा गांधी थी वो फर्स्ट पीएम थी, महिला पीएम, यानी कि इंदिरा गांधी। उसके बाद आपने देखा होगा अभी करंट में द्रौपदी मुर्मू जो हैं, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत जब हुआ, इंदिरा गांधी फर्स्ट पीएम है। उसके बाद आपका द्रौपदी मुर्मू, अभी जो आप देख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। ये भी एक महिला है। सुचेता कृपलानी थी जो कि पहली महिला सीएम थी, पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो सुचेता कृपलानी बनी। ये जीके का क्वेश्चन भी है। अब आप सुचेता कृपलानी, ये जीके वगैरह का, सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। सुचेता कृपलानी, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे देश में निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण क्या है, एक बार ये आपकी रक्षा मंत्री रही हैं, अभी इस समय वित्त मंत्री हैं, इनकी डिफेंस भी इन्होंने संभाला है, फाइनेंस इस समय मिनिस्टर है। इनकी बहुत एक प्रकार से कैबिनेट स्तर में भी इन्होंने अभी जगह बनाई है। देखो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महिला है। तो यदि भूमिका मतलब इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन या इस तरीके से चीजों को बढ़ावा ना दिया जाता तो हो सकता है कुछ लोग तो आते, कुछ लोगों का अपना राजनीतिक बैकग्राउंड हो सकता था। जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पीएम थे, 14-15-16 साल तक वो पीएम रहे। उनका एक प्रकार से राजनीतिक पृष्ठभूमि हम समझ सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू वगैरह देखें तो ये एक प्रकार से इनका कोई ऐसी राष्ट्र मतलब वो नहीं रहा है। ये मतलब जब भी राजनीति में आई होंगी कुछ अपने ही उनसे आई होंगी, अपनी व्यक्तित्व वगैरह से आई होंगी। तो ये राष्ट्रपति बनी, निर्मला सीतारमण है, उनको मंत्री वगैरह कैबिनेट में दर्जा दिया गया। तो ये सब चीजें राज्य स्तर की बात करें तो आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की सीएम है, जयललिता थी, उसके बाद मायावती सीएम रही, उसके बाद वसुंधरा राजे सीएम रही। यानी कि राज्यों के स्तर पर भी उच्च सब, जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री का पद है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री का पद है। तो राज्य के सबसे बड़े शीर्ष पदों पर भी आपने देखा होगा महिलाएं थी। यानी कि लोकतंत्र में काफी अच्छी भूमिका है भारतीय राजनीति में। उसके बाद फिर एक महिला आरक्षण कानून आया 2023, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है आपने।
महिला आरक्षण कानून कहते हैं इसको, महिला आरक्षण कानून 2023। तो इसमें क्या था कि इसका नाम जो था नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं इसको, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया, लोकसभा और विधानसभा 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई लोकसभा और विधानसभाओं में। तो इससे क्या था, इसका तर्क क्या था, इससे क्या होगा कि लागू होने से महिलाओं की भागीदारी हमारे राजनीति में बढ़ेगी। तो अभी यदि हम वर्तमान की स्थिति देखें तो आप देखोगे संसद में 80+ महिलाएं हैं। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, यदि हम राज्यसभा और लोकसभा उनकी बात करें तो 80+ सांसद जो हैं वो महिलाएं हैं। पंचायतों में लाखों प्रतिनिधि महिलाएं, आपने देखा होगा देश में इतनी पंचायतें हैं, आपने देखा होगा यदि आप देखोगे तो लाखों लोग पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसके कारण से, महिला आरक्षण वगैरह के कारण से। उपलब्धियों की बात करें तो क्या है, महिलाएं मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल हैं, वित्त, रक्षा, विदेश जैसे मामलों को देख रहे हैं, आपने एग्जाम्पल फॉर के लिए देखा। बाल विकास, शिक्षा, सुरक्षा नीतियां बन रही हैं, तो ये चीज है। तो यानी कि फोकस हम किस चीज पर कर रहे हैं, यदि हम फोकस की बात करें तो हम फोकस कर रहे हैं महिला बच्चा सुरक्षा पे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पे, कल्याण योजनाओं की बात कर रहे हैं। ये हमारा फोकस है कि इससे क्या होगा, सब चीजों में आपने देखा होगा मैटरनिटी एक्ट आया है जिससे कि महिलाएं, अब क्या है भाई, महिलाएं काम करने तो आ गई, उनको दे दिया आपने आरक्षण, लेकिन आपने देखा होगा कि अब कोई महिला का बच्चा होने वाला है, अब वो 6-7 महीने तक कैसे आएगी। तो उसके लिए सरकार ने अलग अलग अधिनियम बनाए कि भैया आपको इस चीज की छुट्टी मिलेगी, उसका आपको इस तरीके से पैसा मिलेगा। मतलब सब चीजें, मतलब एक चीज है जिससे कि उनकी भागीदारी बढ़े। वो ये ना सोचें कि भैया पहले, आप देखो भैया कोई कहीं जॉब करता है, मैं इसको एग्जाम्पल वो राजनीति से हटा दूं, यदि कोई महिला कहीं जॉब कर रही है, उसका कोई बच्चा होने वाला है, भैया पहले बच्चा होगा तो कम से कम 2-3-4-5 महीने पहले से ही दिक्कत वगैरह हो जाती है, आपने देखा होगा। फिर बच्चा होगा, तुरंत आ नहीं सकती है, कम से कम जब तक बच्चा 6-7 महीने का ना हो। यदि किसी के पास ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि उसको घर में कोई देखने वाला, तो कैसे होगा। यदि कोई 1 साल तक उस चीज से हटा दिया जाए, उसको कोई पैसा भी नहीं मिले, तो फिर किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमारी सरकारों ने इस तरीके की चीजें बनाई हैं, इस तरीके की पॉलिसियां बनाई है कि वो लोगों को इन चीजों में भी कोई कठिनाई वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो इसमें यदि हर चीज में हमने एजुकेशन में हो गया, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बात करी है कि यदि हम भूमिका में महिलाओं को ला रहे हैं तो उनको आर्थिक सशक्तिकरण देंगे, राजनीति का परीक्षण भी देंगे। देखो आपने देखा होगा जो अब वो आज भी चीजें हैं, अब आज तो बहुत सारे लोग, यदि हम आज की बात करें, आज से 15-20-25 साल पहले बात करें, आपने देखा होगा कि महिलाएं क्या हैं, जब कोई महिला समाज में ज्यादा रहेगी नहीं तो समाज के बारे में सीखेगी कहां से। पुरुष इधर उधर जाते रहते हैं, उनको फ्रीडम है, महिलाओं को नहीं है, क्योंकि घर के काम है। फ्रीडम है भी तो घर के कितने काम है, बच्चे हैं, घर का काम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो नहीं, तो अब उनके लिए तो राजनीति परीक्षण वगैरह भी चाहिए, उनको पता भी तो होना चाहिए राजनीति के बारे में। अब आपने किसी को कहीं पर चुनाव में कैंडिडेट रूप में बना दिया, लेकिन उसको उसके बारे में पता नहीं है, तो आपको उसको परीक्षण वगैरह, मतलब चीजों को समझाना पड़ेगा, उनकी उस तरीके से गाइडेंस करनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा, एक माहौल सुरक्षित होना चाहिए कि भैया कोई महिला सांसद है, कोई महिला विधायक है, तो किस तरीके से बाहर जाना है, क्या जाना है, क्या उसके लिए सुरक्षित माहौल है, क्या सुविधाएं हैं, क्या तुम उनके लिए अलग से कर रहे हो, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसमें मीडिया का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि जो लोग दिखाते हैं, यदि वो इस चीज को नेगेटिव रूप में दिखाएंगे तो दूसरे पे प्रभाव भी नेगेटिव पड़ता है। यदि उसको सकारात्मक पॉजिटिव रूप से दिखाएंगे तो प्रभाव भी पॉजिटिव पड़ेगा, वो लोग भी बढ़ चढ़ के आगे आएंगे। आज आपने देखा होगा, टॉपिक तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका थी, लेकिन महिलाओं का आज योगदान की बात करें तो मैं अपने को यहाँ पर रोक नहीं पा रहा हूँ। महिलाओं का योगदान आप देखो, आज हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है। राजनीति में तो है ही, राजनीति का तो हमारा टॉपिक ही है। आप देखो आज, एक टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे मतलब कि लड़की बाइक ही चलाती थी तो लोग उसको देखते थे, अरे इसने बाइक कैसे चला दी। आज देखो लड़कियां बस, प्लेन, मतलब कितनी चीजें, मतलब
आज लड़कियां ऐसी ड्राइविंग करती हैं, ऐसे गाड़ियां वगैरह, बड़ी बड़ी बसें इस तरीके की चला रही है। तो आज अब लोगों की भी माइंड सेट बदल चुका है, आज देखने का तरीका अलग है, क्योंकि आज ये चीज अब कॉमन होने जा रही है, लेकिन एक समय पर कॉमन नहीं थी। तो इन लोगों को बढ़ावा दिया गया। यदि इन चीजों को बढ़ावा देंगे तो समाज में समानता का भाव आएगा। जेंडर का कोई भी इस तरीके का नहीं होगा कि मतलब ये तो महिलाएं ये नहीं कर सकती। पहले इस तरीके की अवधारणाएं भी समाज में थी, लेकिन आज वो चीजें सब हटी हैं। तो एक महिला सशक्तिकरण की ओर भी एक अच्छा कदम है। और राजनीति में महिलाओं की भूमिका आने से बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक महिला का जो दुख है वो दूसरी महिला आसानी से समझ सकती है। ये एक जेंडर का भी फर्क पड़ता है। मैं कितना ही मैं किसी के, हम अपने घर में रहते हैं, एक महिला के साथ क्या परेशानी है वो दुख महिला समझ सकती है। तो जब तक महिला उस पद पे नहीं आएगी या उस चीज को सही से एग्जीक्यूट करने की पोजीशन पे नहीं आएगी, तब तक ये चीजें नहीं सुधर सकती। तो इसके लिए महिलाओं की भागीदारी राजनीति में आना, क्योंकि राजनीति का मतलब लोकतंत्र है। लोकतंत्र, यदि कोई आज सांसद है, कोई आज मंत्री है, तो वो इस तरीके से फैसले ले सकती है जिससे कि मतलब कोई महिलाओं के लिए भी कोई फैसले लेने की बारी आई तो उसके पीछे भी कोई तर्क और वो होंगे कि जिससे कि वो इस तरीके के डिसीजन ले पा रही है। जैसे ये मैटरनिटी वाला ही था, ये भी एक मतलब डिसीजन जो आया होगा कि किस तरीके से होगा। तो इसमें महिलाओं का ही बहुत बड़ा योगदान है। और एक समाज निर्माण के लिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका भी है। राजनीति में भूमिका की बात कर रहे थे, राजनीति में भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग ले रही हैं। लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकारें हैं उसमें यदि बड़े बड़े पदों पे हमारी महिलाएं होंगी, तो महिलाएं हैं तो डिसीजन यदि उनके सही होंगे और समाज के प्रति होंगे तो महिलाओं के लिए भी एक सम्मान की बात है और सभी लोगों के लिए ये एक सम्मान की बात भी होगी। तो कहने का मतलब, पूरे निष्कर्ष की बात करें हमारी इस वीडियो का, तो हम कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं की जो राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में है और भागीदारी बढ़ भी रही है। नई नीतियां प्लस जागरूकता भी बढ़ रही है। भविष्य में महिलाओं के नेतृत्व और मजबूत हो रहा है, देख रहे होंगे आप। और सशक्त महिला और सशक्त भारत इस समय का एक मतलब चल रहा है कि आप यदि महिला सशक्त है तो भारत भी सशक्त होगा। तो अभी तक महिलाओं ने अपने घरों को संभाला, घर संभाला, आज महिलाएं देश संभाल रही हैं। तो काफी अच्छी बात है कि महिलाएं अपने घरों से निकल के आज देश के लेवल पे इतने इतने बड़े पदों पे पहुंची हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसने घर अच्छे से संभाला हो वो देश भी अच्छे से संभालेगा। तो इन्हीं चीजों के साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यही था। यदि आपको इस संबंध में मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि ये जो टॉपिक था, मैंने बोला एक लोअर पीसी से था, तो आज आप इस बात को समझ चुके होंगे कि मेरे को सबसे बड़ी बात एक, यहाँ पर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी, जैसे कोई भी ऐसे वगैरह राइटिंग वगैरह होती है, उसमें आपको मेन फोकस चीजों को करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई पैराग्राफ टाइप का लिख दिया और आपने उसमें मेन हेडिंग डाल रहे हैं कि क्या वर्तमान में स्थिति थी, स्वतंत्रता संग्राम में क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तब महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति थी, क्या अभी कंडीशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। जैसे मैंने बोला 14, 15, 16 इस तरीके के क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट है, कहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का क्या है, सब चीजों को हमने यहाँ पर देखा। इन चीजों को आपको पॉइंट वाइज उसमें दिखाना होगा जिससे कि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से यदि आप कोई एग्जाम वगैरह में इन चीजों को लिखते हैं तो आपको पैराग्राफ की तरह नहीं कि आपको महिलाओं पे कोई ऐसा निबंध, जो हम एक समय पर आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे किसी चीज पर निबंध लिखते थे तो हम अब आपको यहाँ पर टू दी पॉइंट बात करनी है कि क्या स्थिति थी, अब महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति है, इसके लिए क्या क्या चीजें की गई, क्या बदलाव किए गए, क्या हमारा संविधान कहता है। इन सब चीजों को आपको फोकस करके इन चीजों में करना है। मिलेंगे कि अपने कहीं दूसरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।